ट्रिक टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम भारत इजराइल संबंध की चर्चा करेंगे। विगत कुछ दिनों से इजराइल तथा फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास, जो फिलिस्तीन के अधिकारों तथा इसे इजरायली नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए वर्ष 1987 से संघर्षरत है। इन दोनों के मध्य विवाद तथा युद्ध जैसी जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं तथा विश्व जो फिर से ध्रुवों में बटा हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में भारत इजराइल संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए इससे स्टार्ट करते हैं भारत इजराइल संबंध को। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या फिर इसमें कोई त्रुटि नज़र आए तो आप अपना बहुमूल्य फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें दें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं भारत इजराइल संबंध को। भारत इजराइल संबंध को समझने से पहले इजराइल की भौगोलिक स्थिति को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इजराइल जैसा कि मध्य पूर्वी एशिया का एक देश है, मिडिल ईस्ट मध्य पूर्वी एशियाई एक देश है, काफ़ी संपन्न देश है। लगभग आबादी इसकी 1 करोड़ के आसपास है और जहाँ यहूदी मतलब ज्यूस बहुतायत में है, बहुसंख्यक हैं और यह एकमात्र विश्व का यहूदी देश है। अब देखते हैं इसके आसपास के इलाके के बारे में। तो देखिए, ये रहा इजराइल और इजराइल से इस तरह का एक और इस तरह के एक आकार को निकाल दें, ये वेस्ट बैंक और ये गाज़ा पट्टी को निकाल दें तो शेष बचा हुआ हिस्सा जो है वही इजराइल है। और अभी जो वर्तमान संघर्ष है यही गाज़ा पट्टी से, इसी गाज़ा पट्टी से इजराइल में हमास द्वारा रॉकेट दागे जा रहे हैं, जिसके प्रत्युत्तर में इजराइल भी बहुत सारे कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। तो यह रहा इजराइल। अब इजराइल को देखते हैं तो इजराइल के आप दक्षिण पूर्वी हिस्से पे देखते हैं एकदम कोने में, तो ये वाला जो है यह है अकाबा की खाड़ी है, ये अकाबा की खाड़ी है। आप ये जो देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये लाल सागर है, रेड सी, और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपका स्वेज की खाड़ी है। और यही स्वेज की खाड़ी होते हुए ये जो आप देख रहे हैं ये पतली सी रास्ता, ये स्वेज नहर का रास्ता है जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। और ये रहा भूमध्य सागर। अगर इजराइल के आसपास के देशों की चर्चा करें तो इजराइल के उत्तर में लेबनान, पूरब में जॉर्डन, पश्चिम में भूमध्य सागर, दक्षिण में इजिप्ट, सीरिया, टर्की, ये सब जो है सो इसके पड़ोसी देश कहे जा सकते हैं। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है इसको सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है। ये सिनाई प्रायद्वीप है जो मिस्र के कब्जे में है, मिस्र के अंदर आता है, सिनाई प्रायद्वीप है ये। तो इस तरह से हमने इजराइल की भौगोलिक स्थिति देखी। अब हम देखते हैं कि इजराइल भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भारत का व्यापारिक मार्ग, अगर भारत को भूमध्य सागरीय देशों के साथ व्यापार करना हो या फिर भारत को यूरोपियन देशों या फिर अटलांटिक ओशियन के माध्यम से, अटलांटिक महासागर के माध्यम से अगर कोई व्यापार करना हो तो भारत के लिए एक ये रास्ता जो है सो काफ़ी शॉर्टकट रास्ता है। और काफ़ी ये वाला जो रास्ता है वो एक बहुत व्यापक और बहुत व्यापारिक रूप से ये जो रास्ता है जो लाल सागर गल्फ ऑफ अदन होते हुए भूमध्य स्वेज कैनाल होते हुए जो भूमध्य सागर में जाती है, ये काफ़ी बिजी रूट है। और लगभग 12% जो है विश्व का व्यापार जो है, पूरे ग्लोबल ट्रेड जो होता है उसका 12% हिस्सा इसी माध्यम से किया जाता है। बहुत सारे देश हैं, इधर से जो भी देश आएंगे इस रास्ते से 12% व्यापार किया जाता है। लगभग रोज़ $1 बिलियन का व्यापार इस रास्ते से होता है। तो इस लिहाज से भूमध्य सागरीय देशों के साथ अगर संबंध स्थापित करने हो भारत को, भूमध्य सागरीय देश जैसे ग्रीस, इटली, बुल्गारिया, टर्की, लेबनान, साइप्रस, यहाँ पे साइप्रस है, ये साइप्रस है, तो इस तरह के अगर देशों के साथ संबंध स्थापित करना है तो इसके लिहाज से भूमध्य सागरीय देशों के लिहाज से इजराइल जो है सो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह हो सकता है भारत के लिए, जहाँ से भारत अपने जहाज़ों को रोकने या फिर जहाज़ से सामान उतारने ये सब का काम ले सकता है। तो इस तरह से भौगोलिक स्थिति के रूप से भी भारत के लिहाज से इजराइल जो है सो एक प्रमुख देश हो सकता है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं इजराइल की, और उसी को हम लोग कोरिलेट करते जाएंगे कि कैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भारतीय संस्कृति या फिर भारतीय इतिहास कैसे जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से इजराइल की
स्थापना होती है। याकूब जिसका नाम इज़राइल था, ये अब्राहम जो तीनों धर्मों के पितामह कहे जाते हैं, ईसाई, यहूदी और इस्लाम के जो पितामह अब्राहम हैं, उनके बेटे का नाम याकूब था, उन्हीं का नाम इज़राइल था। इन्होंने ही इज़राइल शहर की स्थापना की थी, इज़राइल की स्थापना की थी। अब्राहम और हज़रत मूसा काफ़ी प्रसिद्ध पैगंबर माने जाते हैं यहूदी धर्म के। इन्होंने यहूदियों को संगठित करने का कार्य किया था। उसके बाद हखामनी साम्राज्य आता है, जो पर्सियन एम्पायर रहता है, पर्सियन मतलब ईरान का। फिर उसके बाद इज़राइल पे रोमन साम्राज्य का कब्जा होता है। फिर अरबों का अधिकार होता है। फिर क्रूसेड होता है, धर्म युद्ध होता है। फिर मिस्र और तुर्की का अधिकार होता है, और प्रथम विश्व युद्ध के समय यही तुर्की का अधिकार होता है इज़राइल पे। आगे की स्लाइड में देखते हैं। तो सबसे पहला है ये 2000 बीसी से 550 बीसी तक की इज़राइल की स्थिति है। फिर उसके बाद ये 550 बीसी से 330 ईस्वी की बीसी की ये आपको स्थिति दिख रही है, जब हखामनी डायनेस्टी यहाँ पे काम कर रहा होता है। ये पर्सियन एम्पायर था। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको आता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर का आक्रमण होता है 330 ईस्वी पूर्व के आसपास, और अलेक्जेंडर द ग्रेट का यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे इज़राइल पे अलेक्जेंडर द ग्रेट का शासन हो जाता है, यूनानियों का शासन होता है। यूनानी जब जाते हैं तो यूनानियों के बाद फिर रोमन साम्राज्य का होता है, और रोमन साम्राज्य के समय यहूदियों पे काफ़ी अत्याचार होता है, और इसी समय ईसा मसीह को भी सूली पे चढ़ा दिया जाता है। और रोमन जब साम्राज्य होता है, जब अपने चरम पे, उस समय यहूदियों का काफ़ी नरसंहार होता है। और इनके कहा जाता है एक कहानी के माध्यम से कि इसमें क्या होता है कि रोमन साम्राज्य वाले जो हैं, उसके एक शासक ने पूरे इज़राइल को हल से जोत दिया था, पूरे इज़राइल को, और सारे चीज़ों को नष्ट कर दिया था। आगे हम लोग देखेंगे कि जो इज़राइलों का जो वेस्टर्न वॉल जो है, एक प्रसिद्ध स्मारक है, वो उसके मंदिर का अवशेष है, वो भी ये रोमन लोगों ने ही नष्ट किया था। उसके बाद फिर जो है आप देख सकते हैं, फिर जो है सो आपका ये वाला जो है, ये जो है अरबों का अधिकार हो जाता है। फिर अरबों के अधिकार के बाद फिर जो है सो क्रूसेड होता है, धर्म युद्ध। 7 बार जो है सो इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए 7 बार इस्लाम और ईसाइयों ने 7 बार जेरूशलेम के लिए लड़ा है, और इसी को क्रूसेड की संज्ञा दी गई। और जब लास्ट में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय, इज़राइल पे ऑटोमन साम्राज्य मतलब तुर्की का शासन होता है, और जिसको फिर हराकर ब्रिटेन उस इज़राइल और फ़िलिस्तीन वाले जगह पे कब्जा कर लेता है। तो ये था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब देखते हैं, तो देखिए, एक है बाल्फोर डिक्लेरेशन, ये 1917 में आता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब इज़राइल और फ़िलिस्तीन वाले जगहों पे जब ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है, तो बाल्फोर ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे। इन्होंने एक डिक्लेरेशन किया, और यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने की सबसे पहली समर्थन इन्होंने दी थी। और उस समय का फिर उसके बाद जो है सो धीरे धीरे यहूदी जो है, यहूदियों पर नरसंहार बढ़ता गया। जैसा कि आपको पता है कि नाजी जो हिटलर था, हिटलर ने यहूदियों पे काफ़ी अत्याचार किया, और तमाम विश्व के हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में यहूदियों पे अत्याचार हुआ, और वो लोग फिर से विस्थापित होकर ये फिर इसी इलाके में, फ़िलिस्तीन वाले इलाके में आने लगे। और उसके बाद 1947 में ब्रिटेन और अमेरिका की मदद से फ़िलिस्तीन का विभाजन हुआ, और विभाजन की यही रूपरेखा थी। आप जो रेड वाला जो येलो वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये अरब स्टेट मतलब ये फ़िलिस्तीन का था, और ये आप जो सैफ़रॉन वाला जो कलर देख रहे हैं, ये जो था, ये वाला है इज़राइल के लिए, इज़राइल को अलॉट किया गया था। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे बहुत सारे युद्ध हुए, इज़राइल ने उन युद्धों में विजय हासिल किया, और वर्तमान परिस्थिति आपको इस तरह का देखने को मिलता है। यह नेगेव जो है वो आपका इज़राइल का मरुस्थल का भी नाम है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि नेगेव जो है सो राइफल भी है, जो भारत को इज़राइल जो है सो बेचता है। तो इस तरह से ग्रीन लाइन, ये वाली जो ग्रीन लाइन है, ये जॉर्डन रिवर भी है, और ये ग्रीन लाइन जो है वो इज़राइल तथा जॉर्डन के बीच में है। यही गाज़ा स्ट्रिप आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं से हमले किए जा रहे हैं अभी। अब आते हैं भारत और इज़राइल के बीच मध्य सांस्कृतिक संबंध कैसा रहा है या वर्तमान में कैसा है, इसके बारे में। तो जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, उसी समय से बेबीलोन और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी वहाँ चल रही थी। ये दोनों पुरानी सभ्यताएं हैं। तो इस समय से व्यापारिक रिश्ता है, बहुत सारे मुहरे प्राप्त हुए हैं। जो सिंधु घाटी के जो पुरातात्विक स्थल हैं, वहाँ से मेसोपोटामियन मुहरे प्राप्त हुए हैं।
फिर मेसोपोटामिया और इजराइल के बहुत सारे जगह हैं, वहाँ से सिंधु घाटी के मोहरे प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि भारतीयों और इजरायलियों के बीच में एक बहुत पुराना व्यापारिक रिश्ता था। इजराइल का एक जगह है तेल मोगाडिडो, तो तेल मोगाडिडो में मिले अवशेषों से भारतीय सभ्यताओं से प्राचीन में जुड़े होने के प्रमाण मिले हैं। फिर दक्षिण भारतीय राजवंश जो पल्लव, राष्ट्रकूट, ये सब राजा जो थे, चोल, चेर, पांड्या थे, उनसे भी व्यापारिक संबंध थे इनके। जैसे हल्दी, केला, यहूदी प्रार्थना स्थलों में जो भारतीय आभूषण मिले हैं, इस सबसे पता चलता है कि हल्दी, केला, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले जो ये फसल थे, और इसका वहाँ मिलना कहीं ना कहीं भारतीयों और इजरायलियों के बीच में पुराने संबंध को दर्शाता है। हखामनी, यूनानी, जैसे यूनानियों ने भारत पर भी सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो ऐसा समझ सकते हैं कि भारतीयों के साथ साथ इजरायलियों ने भी यूनानी सिकंदर के आक्रमण का दंश झेला है। रोमन सभ्यता, रोमन के साथ जो व्यापार था वो भारतीयों के साथ भी व्यापार था रोमन का। फिर हखामनी जो पर्शियन एम्पायर है, तो पर्शियन एम्पायर का भारत के साथ भी था। बहुत सारी हम लोग नक्काशी, बहुत सारे गुंबद का, फिर अशोक का स्तंभ जो कहा जाता है, उसमें भी कहा जाता है ईरानी कला का प्रभाव देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक साझा कल्चर, साझा संस्कृति भारत और इजराइल जो है तो शुरू से साझा शेयर करता आ रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले मोर का चित्रण है, वहाँ बहुत सारे फोटोग्राफ्स पे, वहाँ जो बहुत सारी पेंटिंग्स है, वहाँ भारतीय मोर का चित्रण है, और मोर का चित्रण भारतीय उपमहाद्वीप में ही मोर पाया जाता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मोर का व्यापार होता था यहाँ से। तो इस तरह की बातें आप दिखा सकते हैं। जैसे बौद्ध धर्म के प्रभाव में वहाँ पे एक एसेनी नाम का संप्रदाय का स्थापना हुआ था। वो लोग वहाँ पे जो थे वो कबीलाई और खानाबदोश टाइप का वहाँ पे जीवन होता था इजराइल में, किंतु इस बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर उन्होंने पशु बलि, मांस भक्षण, मदिरापान, ये सब के विरुद्ध गए थे और उन्होंने छोड़ दिया था। मतलब कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का प्रभाव इजराइल में भी देखने को मिलता है, जो बौद्ध धर्म भारतीय परंपरा का हिस्सा था। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति के समान वहाँ भी यज्ञ की परंपरा थी। फिर भारत के समान अरबों और तुर्कों का आक्रमण वहाँ उन लोगों ने भी झेला है। फिर अब देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जोधपुर और मैसूर के सैनिकों ने, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय आपको पता है कि भारतीयों ने ब्रिटिश का साथ दिया था, ताकि उन्होंने प्रलोभन दिया था कि हम प्रथम विश्व युद्ध में के बाद जो है सो भारतीयों को आज़ाद कर देंगे। इसके लालच में आकर भारतीयों ने अंग्रेज़ों का समर्थन दिया, और उसी समर्थन के दौरान वहाँ जो अभी मैंने बताया कि वहाँ का हैफा जो जगह है, हैफा को भारतीयों ने आज़ाद करवाया था, और वहाँ पे मेजर दलपत सिंह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, और आज भी वहाँ मेजर दलपत सिंह के वीर गाथाओं को वहाँ पढ़ाया जाता है इजराइल में। तो हैफा जो वहाँ का एक महत्वपूर्ण शहर है, तेल अवीव, हैफा और यरूशलेम, ये 3 मुख्य शहर हैं वहाँ के। तो हैफा को स्वतंत्र कराने में मेजर दलपत सिंह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो इस तरह से भी सांस्कृतिक संबंध जुड़ा हुआ है हमारा। अब एक और चीज़ है कि जब इजराइल राष्ट्र के रूप में बना, तो 1950 में इजरायली संसद ने एक रेजोल्यूशन पास किया, एक प्रस्ताव पारित किया, और उसमें कहा कि संसार में जहाँ कहीं भी यहूदी रहते हैं उनका वो इजराइल आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जो यहूदियों का देश है। बाकी कहीं ऐसा नहीं है कि बाकी कोई देश नहीं है जो यहूदियों के देश हो। तो इस तरह से इजराइल ने एक रेजोल्यूशन पास करके 1950 में कहा कि आप आ जाइए। तो भारत से बहुत सारे इजरायली जो यहूदी थे जो भारतीय मूल के थे, उन्होंने जो कोचीन, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा ये सब में रहते थे, वहाँ से चले गए, विस्थापित हुए, और कुछ जो लोग बच गए वो आज भी यहीं भारत में निवास करते हैं। नरीमन हाउस जो आपने 26/11 के दौरान सुना होगा, नरीमन हाउस, दिल्ली का सिनागॉग यहूदियों का प्रार्थना स्थल कहा जाता है। ये सब बहुत सारे प्रमुख स्थान आज भी हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत और इजराइल में अभी भी एक यहूदी परंपरा के कारण भी संबंध स्थापित है। भारतीय बॉलीवुड फिल्मों के प्रशंसक हैं। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो आप देख सकते हैं, और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि बॉलीवुड फिल्मों के वो काफ़ी प्रशंसक हैं। भारतीय एक बड़ी संख्या में इजरायली पर्यटक भारत आते हैं। आप हिमाचल में शिमला, मनाली, कुल्लू, ये सब में आप इजरायली पर्यटकों को देख सकते हैं, और यहाँ से भी बड़ी संख्या में पर्यटक इजराइल जाते हैं। तो इस तरह से एक सांस्कृतिक इस तरह से भी संबंध स्थापित होता है।
भारतीय लोगों में इजराइल को लेकर सहानुभूति है। अभी आप ट्विटर पे देख रहे होंगे, आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट इजराइल ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, और ये सारा इंडियन या इंडिया सपोर्ट इजराइल इस तरह का ट्विटर पे ट्रेंड करता रहता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों में इजराइल को लेकर सहानुभूति है। एयर इंडिया द्वारा दिल्ली से तेल अवीव की सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई है, जो एक दोनों के देश के संबंध को और प्रगाढ़ करता है। भारतीय शोधार्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की व्यवस्था इजराइल सरकार ने की है। तो कहीं ना कहीं ये भी सांस्कृतिक और एक शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देता है। अभी भारतीय मूल के वहाँ पे जो, जैसा कि मैंने बताया, 1950 में रिजोल्यूशन के बाद 50 और 60 के दशक में बहुत सारे यहूदी जो थे भारत से विस्थापित होकर फिर से वो इजराइल चले गए। तो 85,000 लगभग भारतीय मूल के यहूदियों का आश्रय स्थल है इजराइल। अभी भी 85,000 भारतीय मूल के इजरायली मतलब यहूदी इजराइल में रहते हैं। भारत को जानो कार्यक्रम प्रवासी भारतीय सम्मेलनों में यहूदी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। फिर 2005 में और 2011 का प्रवासी भारतीय सम्मान जो है सो भारतीय इजरायली नागरिकों को दिया गया। लगभग 15,000 भारतीय नागरिक जो भारतीय हैं वो इजराइल में विभिन्न उद्देश्यों से रह रहे हैं। कोई नौकरी, कोई शिक्षा, इस तरह के तमाम कार्यों में संलग्न जो व्यक्ति हैं वो लोग इजराइल में रह रहे हैं। अब देखिए, अब आता है नए देश के रूप में इजराइल। तो जैसा कि इजराइल के संबंध की बात है, तो इजराइल के साथ हमारे संबंध बहुत बेहतर नहीं रहे हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पे, राजनीतिक और इस लेवल पे जो है सो बहुत संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। इसके बारे में हम देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन मतलब इजराइल के बारे में कहा था कि इजराइल जब बनने का बात हो रहा था तो उन्होंने फ़िलिस्तीन के समर्थन में कहा था कि फ़िलिस्तीन अरबों के लिए वैसा ही है जैसा अंग्रेज़ों के लिए इंग्लैंड और फ्रेंच के लिए फ्रांस है। मतलब कहीं ना कहीं वही फ़िलिस्तीन अरबों का हिस्सा मानते थे, और उसमें विभाजन और धर्म के नाम पर यहूदी धर्म के लिए एक नया देश बनाया जाना, इसके ये समर्थक नहीं थे। खैर, उन्हें यहूदियों पर जो क्रूरता हुई थी उसके क्रूरता के वो खिलाफ थे। यहूदियों पे के साथ जो नरसंहार हुआ था, यहूदियों को यातनाएं दी गई थी, इसके हिसाब से इसके लिए उन्होंने इसको कंडेम किया था, इसकी निंदा की थी। लेकिन ये इन्होंने फ़िलिस्तीन से बांटकर इजराइल को बना देना, इसका कभी समर्थन नहीं किया। अब इजराइल की स्थापना जो है 1948 में हुई। 1949 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मान्यता दी थी, लेकिन भारत ने 17 सितंबर 1950 को मान्यता दी, एक वर्ष बाद। और इसके पीछे का तर्क था पंडित जवाहरलाल नेहरू और आइंस्टीन भारत के सब समर्थन लेने के लिए वहाँ से, चूँकि ये भी यहूदी थे, आइंस्टीन भी यहूदी थे, तो इनके कारण इन नेगोशिएशन के लिए इन्होंने एक पत्र लिखा था और ख़ुद मिलने भी आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तभी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन 1950 में भारत ने इजराइल को समर्थन दिया और इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान की। और इसमें कहा उन्होंने कि यहूदियों के प्रति, ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है कि यहूदियों के प्रति मुझे बहुत सहानुभूति है, किंतु अरबों के लिए भी है। और इनका कहना था कि चूँकि भारत में एक बड़ी आबादी मुस्लिमों की रहती है और मुस्लिम कहीं ना कहीं अरब देशों से ताल्लुकात रखते हैं, तो इजराइल को सपोर्ट करके अरब के खिलाफ हो जाना या अरब को प्रसन्न न करना, अरब को अप्रसन्न करना, अरब देशों को अप्रसन्न हो जाए, इसके खिलाफ थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसीलिए इन्होंने अभी तक मतलब 1950 एक वर्ष के बाद इजराइल को नए देश के रूप में मान्यता दी। तो इस तरह का शुरू से ये चलता रहा है डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत और इजराइल के मध्य। अब देखिए, संबंधों का घटनाक्रम की बात करें तो 1950 में जब मान्यता मिली, मान्यता भारत सरकार ने दिया, तो 1951 में एक काउंसिल की स्थापना हुई बम्बई में, जिसे आप मुंबई जानते हैं। 1953 में इसी काउंसिल को काउंसिलेट का दर्जा मिल गया। फिर 1956 में स्वेज संकट आया और स्वेज संकट के दौरान इजरायली विदेश मंत्री मोसे सेरेट का भारत दौरा हुआ। 1958 में जयप्रकाश नारायण का इजरायली प्रधानमंत्री बेन गुरियन से भेंट हुई, और यही बेन गुरियन जो थे इजराइल के पहले प्रधानमंत्री थे, और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही इजराइल को एक नए देश के रूप में परिणत करने में। तो 1962 में फिर भारत चीन युद्ध हुआ। इसमें इजराइल ने भारत की काफ़ी मदद की। नेहरू ने एक पत्र लिखा था और उसकी तरफ से फिर इजराइल की तरफ से बहुत सारे युद्धक हथियार, बहुत सारे अन्य सहायता की सामग्रियों को पहुँचाया गया। 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश का अभ्युदय होना था और भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध छिड़ा। उस समय क्या हुआ कि उस समय पाकिस्तान का समर्थन किया अरब देशों ने, फिर भी इजराइल जो है सो भारत के साथ खड़ा रहा।
यद्यपि भारत और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, फिर भी भारत जो है सो भारत को बिना शर्त समर्थन इजराइल हमेशा से देता आया है। 1974 में फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO, जिसके नेता यासिर अराफात थे, इनके इंदिरा गांधी से काफ़ी अच्छे संबंध थे, तो इसको इन्होंने मान्यता दे दी। फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता दिया, जो फ़िलिस्तीन को आज़ाद और फिर से जो पुराना फ़िलिस्तीन था जिसको बांटकर इजराइल को दिया गया, वो ये लोग PLO का कहना है कि फिर से वापस से फ़िलिस्तीन के पुनर्स्थिति को बहाल की जाए, और इस संबंध में वे कार्य करते हैं। और इसको यासिर अराफात का जो संगठन था फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन, इसको भारत सरकार ने मान्यता प्रदान किया। उसके बाद फिर 1975 में फिर इसी फ़िलिस्तीनी PLO का नई दिल्ली में एक कार्यालय खोला गया। 1991 में मैड्रिड समझौता हुआ। ये जो है मैड्रिड समझौता जो था सो रूस की पेशकश से किया गया, ताकि इजराइल और फ़िलिस्तीन के मध्य जो है शांति प्रक्रिया बहाल की जाए। 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार आई। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, और उसके बाद क्या हुआ कि नरसिम्हा राव की सरकार के समय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये मॉडल आया, LPG मॉडल। और उसके बाद जो है 1991 में सोवियत संघ जो था उसके विघटन होने के पश्चात, इससे पहले भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का समर्थक था, किंतु कहीं ना कहीं भारत की नीति जो थी, संयुक्त जो ये USSR था उस समय का, सोवियत संघ, उसकी तरफ झुका हुआ था। अमेरिका के खेमे में न जाकर भारत कहीं ना कहीं रूस के खेमे में था। 1991 में रूस के बट जाने के बाद, रूस सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी मिला, और भारत ने अपने हित देखते हुए LPG मॉडल भी तभी लागू हुआ था। भारत को एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी, तो देखते हुए भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का फैसला लिया। PV नरसिम्हा राव तब के प्रधानमंत्री थे, और अगले ही वर्ष जो है सो फिर वहाँ पे तेल अवीव में भारतीय दूतावास खोले गए। फिर वहाँ से भी नई दिल्ली में दूतावास खोला गया। तो इस तरह की फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है सो इस्टेब्लिश हुआ, और फिर शुरुआत हुआ रिश्तों का। ओस्लो समझौता हुआ 1993 में, ये भी फ़िलिस्तीन और इजराइल के मध्य शांति समझौता था। ओस्लो 2 समझौता हुआ। कहीं ना कहीं इन दोनों में भी भारत की भूमिका थी। 1997 में इजरायली राष्ट्रपति इज़र वेजमैन का भारत दौरा हुआ। 1999 में फिर कारगिल की लड़ाई होती है, और फिर जो है सो इजराइल भारत की मदद के लिए आगे आता है। 2000 में लाल कृष्ण आडवाणी का इजराइल दौरा होता है। फिर 2001 में जसवंत सिंह, जो उस समय के विदेश मंत्री थे, उनका इजराइल दौरा होता है। 2003 का जो कार्यकाल है, 2003 का वर्ष है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस समय इजरायली प्रधानमंत्री एरिल शेरोन का भारत दौरा हुआ था। फिर 2006 में कमलनाथ, कपिल सिब्बल और शरद पवार का इजराइल दौरा हुआ था। ये तीनों इंडिविजुअल मिनिस्टर थे, और इन्होंने इजराइल का दौरा किया। उसी वर्ष 2006 में ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी, जो अभी प्रधानमंत्री हैं, इनका इजराइल दौरा हुआ था। 2012 में भारतीय विदेश मंत्री का इजराइल दौरा हुआ। तब के विदेश मंत्री SM कृष्णा थे, उनका इजराइल दौरा हुआ। 2014 में इजराइल, 2014 के बाद जब नई NDA गवर्नमेंट आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसके बाद से फिर भारत इजराइल संबंध एक नए दौर में पहुंचा, और अब जो है सो खुलकर जो है सो भारत और इजराइल संबंध को देखा जा सकता है। एक संबंध में एक खुलापन देखा जा सकता है। और 2014 में भारत में नई सरकार आने के पश्चात राजनाथ सिंह का गृह मंत्री रहते हुए इजराइल का दौरा हुआ। इजरायली कृषि मंत्री का अपने प्रतिनिधिमंडलों के साथ भारत आए वो। फिर 2015 में इजरायली रक्षा मंत्री का भारत आना, इन्होंने एयर इंडिया शो में भाग लिया। फिर 2015 में भारतीय राष्ट्रपति तत्कालीन डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का इजराइल दौरा हुआ। फिर 2016 में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का इजराइल दौरा हुआ। ये राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, इन तीनों का जो यात्रा था उसमें ये इजराइल भी गए और साथ में साथ फ़िलिस्तीन भी गए। आगे हम देखेंगे कि डीहाइफनाइजेशन क्या है, उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन अभी याद रखना है कि प्रणब मुखर्जी, सुषमा स्वराज ने फ़िलिस्तीन और इजराइल दोनों की यात्रा एक ही साथ की। 2016 में तत्कालीन भारतीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह गए इजराइल। हम देखेंगे कि इस कृषि में कैसे सहयोग कर रहा है, तब आगे और स्पष्ट होगा। 2016 में, नवंबर 2016 में इजरायली राष्ट्रपति रिवलिन का भारत दौरा हुआ। फिर वर्तमान राजनीतिक संबंध की बात करें तो भारत में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर 2017 में इजराइल दौरा होता है। यही डीहाइफनेशन की कूटनीति लाई जाती है। डीहाइफनेशन का मतलब होता है कि यद्यपि इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य अच्छे संबंध नहीं हैं,
लेकिन भारत जो है सो दोनों देशों के बीच अपना अलग अलग डिप्लोमेटिक अपना अलग अलग दोनों देशों के लिए कूटनीति ये करता है। जैसे अमेरिका भारत और पाकिस्तान को लेकर करता है कि ना भारत का कुल का सपोर्ट करता है ना पाकिस्तान का कुल का सपोर्ट करता है। भारत भी इजराइल और फिलिस्तीन के लिए ऐसे ही नीति को अपनाता है और इसी को डी-हाइफेनेशन की कूटनीति की संज्ञा दी गई। जब प्रधानमंत्री इजराइल का दौरा करने गए और वहाँ पे फिलिस्तीन नहीं गए थे वो, जबकि एक ही महीने पहले 2 महीने पहले जो है सो इजराइल के राष्ट्रपति महमूद अब्बास जो है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का भारत दौरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो इजराइल दौरे के दौरान फिलिस्तीन नहीं गए। इजराइल के मध्य उस समय 7 समझौता MOU साइन हुआ, जो एक रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक फ़ंड बनाने की बात की गई। जल संरक्षण संबंधित ज्ञापन हुआ। जैसा कि पता है कि इजराइल जो है सो जल संरक्षण के मामले में बहुत आगे है, बहुत उसका तकनीक उन्नत है। जल उपयोगिता, फिर 3 वर्षीय कृषि विकास कार्यक्रम, परमाणु घड़ी संबंधी, जियोलियो ऑप्टिकल लिंक, छोटे ग्रहों के लिए इलेक्ट्रिकल प्रणोदन जो प्रोपल्सन सिस्टम होता है छोटे ग्रहों के लिए, तो इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम पर काम करने की बात कही गई। 2017 में फिर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का 7 दिवसीय भारत दौरा होता है और इस दौरान वो अहमदाबाद, साबरमती आश्रम, आगरा, ये सब बहुत सारी जगह पे जाते हैं, बहुत सारे विजिट में बहुत सारे कॉन्क्लेव में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। और उसी दौरान भारतीय प्रधानमंत्री को उन्होंने एक क्रांतिकारी नेता कहा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 2017 का ही बात है, दिसंबर की बात है। 2017 में क्या हुआ कि यरूशलेम को लेकर डिस्प्यूट है। यरूशलेम को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपने अपने दावे करते हैं। यद्यपि अभी यरूशलेम पर कब्जा जो है सो इजराइल का ही है, लेकिन फिलिस्तीन भी दावा करता है। और ऐसे में जो डिस्प्यूटेड जो एरिया है उसको लेकर उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव में कहा गया कि यरूशलेम इजराइल की राजधानी है और इसको इन्होंने सपोर्ट कर दिया। उसके बाद एक्चुअली 1980 से इजराइल अपनी राजधानी यरूशलेम को मानता है, लेकिन विश्व के अधिकांश देशों ने इसको कोई मान्यता नहीं दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऐसा प्रस्ताव लाया, लेकिन भारत जो है सो इसके खिलाफ जाकर वोट किया और उसके बाद भी जो है सो भारत और इजराइल के संबंध में कोई तल्खी और कोई ये नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे देशों ने, भारत के अलावा बहुत सारे अन्य देशों ने भी इजराइल की राजधानी यरूशलेम बनाए जाने के विपक्ष में वोट दिया था। 2019 में फिलिस्तीन के गैर सरकारी संगठन शहीद जो हिजबुल्लाह के साथ जिसका संबंध माना जाता है, हिजबुल्लाह जो लेबनान का एक आतंकी संगठन है और उसके साथ संबंध माना जाता है शहीद का, उसको UN का जो इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है इसमें पर्यवेक्षक के दर्जा कब बनाए जाने के विरोध में भारत ने मत दिया। तो इसके विरोध में, फिलिस्तीन के विरोध में मत दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत जो है सो इजराइल के समर्थन में फिर से आया। वर्ष 2019 में भारत चीन सीमा जो अभी गलवान घाटी का विवाद था, इसमें इजराइल के कोई बड़े नेता जो है नेतृत्व का कोई बयान नहीं आया, लेकिन इजराइल के जो भारत में राजदूत हैं उन्होंने कहा था कि चीन के साथ मेरा आर्थिक रिश्ता है, भारत के साथ एक रणनीतिक रिश्ता है, क्योंकि भारत जो है सो हथियार का बहुत बड़ा एक आयात करता है इजराइल से। तो उन्होंने कहा कि यद्यपि चीन के साथ भी आर्थिक रिश्ता है, लेकिन आर्थिक रिश्तों से कहीं ज़्यादा भारत की दोस्ती इजराइल के लिए महत्वपूर्ण है। फिर अभी जो वर्तमान में जो हमास के साथ जो युद्ध छिड़ा है, इसमें भारत की जो संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि हैं, इन्होंने इजराइल में जो हिंसा हो रही है इसकी निंदा की। गाज़ा पट्टी और इजराइल दोनों में जो हिंसा हो रही है इसको ये की और तुरंत पुनर्स्थिति बहाल करने की अपेक्षा की है दोनों देशों से। इजरायली प्रधानमंत्री ने इजराइल के समर्थन में अभी वर्तमान में एक ट्वीट किया, उसमें 25 देशों का नाम लिखा कि थैंक्स फॉर सपोर्टिंग इजराइल, उसमें भारत का कहीं नाम नहीं था। तो इस तरह से ये आप समझ सकते हैं कि भारत और वर्तमान में स्थिति क्या है। वर्तमान में जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर है तो इजराइल की तरफ से बहुत सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ये सब भेजे जा रहे हैं। तो इस तरह से भारत की मदद के लिए हमेशा इजराइल आगे आता है। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो ड्रोन के मामले में हेरॉन, हैरोप और सर्चर 2 इस तरह के ड्रोन जो है सो भारत में सेवाएं दे रही हैं, इजरायली कंपनियों द्वारा बनाई गई। मिसाइल की बात करें तो लोअर रेंज और मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल है ये बराक 8। तो बराक 8 को जो है सो बराक 8 को DRDO और वहाँ की एक एजेंसी है, उन दोनों के द्वारा मिलकर जो है सो तैयार किया गया है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। स्पाइक जो टैंक विरोधी मिसाइल है, इसका भी भारत इजराइल से आयात करता है।
पाइथन जो एयर टू एयर मिसाइल है, डर्बी, क्रिस्टल मेज मिसाइल इत्यादि, इन सब रक्षा उपकरणों का भारत इजराइल से मदद लेता है, इजराइल से खरीदता है। स्पाइस 2000 बॉम्ब, यही बालाकोट जो हमला हुआ था, बालाकोट के दौरान यही स्पाइस 2000 बॉम्ब को गिराया गया था। तो स्पाइस 2000 बॉम्ब, फाल्कन एयरब्रोन वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, एवैक्स, तो एवैक्स इसको जो है सो फाल्कन को खरीदा है भारत सरकार ने। नेगेव जो मरुस्थल भी है इजराइल का, और ये लाइट मशीन गन है, इसको 880 करोड़ में 16,479 मशीन गन की अभी 2020 में ही भारत सरकार ने ऑर्डर दिया है नेगेव लाइट मशीन गन का। फिर गलील स्नाइपर, टैवोर असॉल्ट राइफल, ये सब जो है सो फिर इजराइल द्वारा बनाया गया रक्षा उपकरण है जिसको भारत उपयोग में लाता है। इजराइल के राफेल और भारत के कल्याणी ग्रुप के साथ एक समझौता हुआ है, और जिससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में ही रक्षा उपकरणों की उत्पादन होगा। भारत के लिए भारत जो है सो इजराइल से तीसरा, मतलब रसिया, उसके बाद अभी वर्तमान में फ्रांस आ गया है, तो रसिया फ्रांस के बाद जो है इजराइल जो तीसरा देश है जिसके साथ भारत जो है सो सबसे ज़्यादा हथियार का आयात करता है। प्रतिवर्ष लगभग $1 बिलियन का भारत इजराइल के मध्य रक्षा व्यापार होता है। इजरायली एरोस्पेस जो एजेंसी है और DRDO है, इसके मध्य एक समझौता हुआ है, और उसके तहत जो है सो बहुत सारे तकनीकों को ये शेयर करेंगे एक दूसरे से। 2017 में भारत जो है सो पहली बार इजराइल नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो कुत्ते हैं, श्वान दस्ते होते हैं जो कुत्ते हैं, वो भी 30 जो कुत्ते हैं, 30 कुत्तों का जो है दल, वो इजराइल से ही खरीदा गया है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके तहत फेंसेस लगाए जाते हैं, बॉर्डर पे तार लगाए जाते हैं और उसमें सेंसर्स होते हैं, ये भी जो है सो इजराइल से ही खरीदा गया है। फिर नवीन प्रौद्योगिकियों की बात करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, तो साइबर सुरक्षा, 5G तकनीक, फिर बागवानी तथा फलों की खेती संबंधित जैसे 20 जगहों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। वर्षा जल संचयन, जैसा कि पता है आपको कि इजराइल में जो है सो पानी की बहुत किल्लत है, फिर भी वहाँ वर्षा जल संचयन और वहाँ का जो ऊसर भूमि है उसको भी इस तरह से वहाँ पे टेक्निक है कि उसको भी वहाँ पे भी ऊसर भूमि पर भी फसल को उपजाया जाता है और अच्छी खेती की जाती है। तो उसके तहत यूपी सरकार भी जो है सो बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन और ऊसर भूमि संरक्षण कार्यक्रम के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए यूपी सरकार और इजराइल सरकार के मध्य समझौता हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और इजरायली विश्वविद्यालय के मध्य करार है, ताकि एक दूसरे छात्र एक्सचेंज हो सकें, एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। होम्योपैथी दवाओं के निर्माण में तकनीकी सहयोग। फिर नवीकरणीय ऊर्जा और खारा पानी से पानी बनाने, क्योंकि इजराइल के पास मीठे पानी का भंडार बहुत कम है, ऐसे में खारे पानी से मीठे पानी बनाने की तकनीक इजराइल के पास है। और भारत में नेमेली, जामनगर, चेन्नई, आगरा में जो इस तरह से प्लांट बनाए गए हैं जो क्या करते हैं, जो समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का काम करता है। आगरा और दिल्ली में जो है यमुना ट्रीटमेंट का चलाया जा रहा है। फिर स्टार्टअप और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के क्षेत्रों में भी दोनों देश एक दूसरे के भागीदार रहे हैं। वर्तमान आर्थिक संबंध की बात करें तो भारत और इजराइल के मध्य लगभग $5 बिलियन का व्यापार होता है, अगर हम रक्षा को छोड़ दें तब। और 2019-20 में 31.25 मिलियन का भारत में इजरायली निवेश हुआ, FDI आया भारत में। भारत एशिया, अब इजराइल के लिए भारत कैसे इंपॉर्टेंट है, तो इजराइल जो अपना कुल जो आयात करता है उसमें एशिया में तीसरा बड़ा जो आयातक है वो भारत है, और कुल जो टोटल जो आयात करता है इजराइल उसमें 7वें नंबर पर भारत है, मतलब 7वां सबसे बड़ा आयातक देश है भारत। हीरा और रसायन का व्यापार सर्वाधिक होता है भारत और इजराइल के मध्य, इजराइल ज़्यादा बेचता है, इजराइल हीरा और भारत जो है सो रसायन देता है। भारत से जाने वाली निर्यातों में प्रमुख वस्तु जो है जो भारत से जाती है, मोती, महंगे पत्थर, रसायन, खनिज उत्पाद, मशीन तथा इलेक्ट्रिक उपकरण, कपड़े, प्लास्टिक, यातायात उपकरण, ये सब प्रमुख हैं। और वहाँ से जो आता है रक्षा उपकरण है, अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी उपकरण है, हीरा है, ये सब वो इजराइल द्वारा भेजा जाता है भारत की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, महिंद्रा, सन फार्मा, TCS, विप्रो, SBI, ये सब की शाखाएँ जो हैं सो इजराइल में कार्यरत हैं। 7 राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पंजाब में 3 वर्षीय कृषि का जो रोड मैप था 18 से 20 तक के लिए, उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें ड्रिप सिंचाई, संरक्षित
कृषि, बागवानी, डेयरी, आनुवंशिकी अभियंत्रण, जिसके तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत नए नए किस्मों का विकास हो रहा है, फसलों की किस्मों का, फसल पूर्व एवं फसल की कटाई के बाद जो पोस्ट एंड प्री जो हार्वेस्टिंग होता है उसका मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है, भंडारण की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी को और अच्छे से सुदृढ़ किया जाए, इन सब संबंधी योजनाओं पर साझा कार्यक्रम भारत और इजराइल के मध्य चलाए जा रहे हैं। फिलिस्तीन संबंधी भारत की नीति क्या रही है, क्योंकि इसी पे भारत और इजराइल संबंध को थोड़ी सी खटास पड़ने की संभावना रहती है। तो फिलिस्तीन और भारत की फिलिस्तीन को लेकर भारत शुरू से जो स्टैंड है वो आज भी उसी स्टैंड पे खड़ा है। भारत 1988 में फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत ने मान्यता दी। 1991 में फ़िलिस्तीनियों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रस्ताव को भारत ने यूनियन में रखा। मतलब उन्होंने कहा कि आत्मनिर्णयन का अधिकार जो है फ़िलिस्तीनियों को खुद मिलना चाहिए। 2003 में इजराइल द्वारा एक दीवार बनाया जाना था, उसके खिलाफ यूएन में प्रस्ताव आया, जिसके भारत जो है सो फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव में वोट दिया। 2011 में एक फिर यूएन में प्रपोजल आया जिसमें भारत ने फ़िलिस्तीन को यूएन में शामिल करने का समर्थन किया और प्रेक्षक के दर्जा का भी समर्थन किया, जिसके इजराइल विरोध में रहता है। 2014 में गाज़ा पट्टी में हिंसा हुआ, इसके बाद जो प्रस्ताव लाया गया इसमें भारत ने वोट से एब्सटेंट किया, वोट में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इजराइल का ये जो गाज़ा पट्टी में जो भी हमले होते हैं वो हमास द्वारा किए जाते हैं और हमास कहीं ना कहीं एक आतंकवादी संगठन का रूप दिखता है, यद्यपि बहुत सारे देशों ने इसे आतंकवादी संगठन नहीं माना है। 2018 में यूएन में एक प्रपोजल आया था, लेकिन हमास को उस प्रपोजल में रिजेक्ट कर दिया गया। हमास को आतंकवादी संगठन ग्लोबली नहीं माना गया, लेकिन बहुत सारे राष्ट्र अभी भी हमास को मानते हैं आतंकवादी संगठन। जुलाई 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय इजराइल दौरा होता है और उसके वही जैसा कि मैंने बताया था 2 महीने पूर्व ही फिलिस्तीनी राष्ट्रपति जो महमूद अब्बास हैं भारत में आए थे, लेकिन फिर भी भारत नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे के दौरान जो है सो फिलिस्तीन नहीं गए। 2017 में ये पता ही आपको, 2017 में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाए जाने के प्रस्ताव के भारत में विरोध में मत दिया। मतलब कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का इजराइल जो यरूशलेम पे हक है उसको भारत कहीं ना कहीं उसके हित में खड़ा रहता है। 2019 में इंटरपोल में फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार के प्रस्ताव का भारत द्वारा समर्थन किया जाता है। तो इस तरह से भारत फिलिस्तीन को लेकर एक संवेदनशील रहता है और इसके कारण थोड़ा सा संबंध में खटास की संभावना रहती है, लेकिन फिर भी इजराइल भारत की स्थिति को समझता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और इजराइल किस तरह से साथ में आते हैं इसको देखते हैं तो दोनों देशों के समक्ष आतंकवाद एक गंभीर समस्या है और सीमा पार आतंकवाद जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा इत्यादि आतंकी संगठनों से फेस कर रहा है, वैसे ही वहाँ हिजबुल्लाह और हमास, हिजबुल्लाह जो लेबनान से आता है और हमास जो गाज़ा पट्टी में है, तो इस तरह के वहाँ भी आतंकवादी संगठन जो है सो देश के लिए सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं जब दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का ये किया है। और 2014 में ही जब भारत के प्रधानमंत्री मिले थे बेंजामिन नेतन्याहू से किसी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे, तो उसी समय आतंकवाद पर दोनों देशों ने मिलकर लड़ने का फैसला लिया था। फिर अभी वर्तमान में भारत जो है सो सिक्योरिटी काउंसिल में जो है सो अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है। तो ऐसे में तेल अवीव का जो रास्ता है वो नई दिल्ली से होकर जाता है। मतलब यूएनएससी में कोई भी ये करना हो, कोई भी प्रपोजल लाना हो, उस पर वोटिंग कराना हो, उसमें भारत की भूमिका अभी वर्तमान समय में बहुत प्रभावी हो जाती है। चुनौतियाँ क्या क्या हैं? तो चुनौतियाँ हैं कि भारत जो है सो फिलिस्तीन के मामले में भारत जो है सो तटस्थता बरतता है और किंग कर्तव्य मोड की स्थिति हो जाती है, क्या करे क्या ना करे। भारत एथिकल डायलेमा में रहता है। एक तरफ फिलिस्तीन में लोकतंत्र और वहाँ की मानव जो अधिकार है उसको लेकर भारत एक चिंतित दिखाई देता है, तो इजराइल के साथ संबंध मधुर करने हैं भारत को, ये भी एक चुनौती है। फिलिस्तीन को अरब के साथ जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि फिलिस्तीन एक मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी है और अरब भी जो ये है वो भी मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी है और भारत में भी बहुतायत मात्रा में मुस्लिम रहते हैं। तो भारत के समक्ष एक इस तरह का एक एथिकल डायलेमा में भारत रहता है हमेशा। भारत अब एक और कारण है, ये भारतीय जो है सो प्रवासी भारतीयों की एक बड़ी आबादी रोज़गार के लिए अरब में निवास करती है, जो भारत के नागरिक हैं या फिर प्रवासी भारतीय हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में। अब ऐसे में अगर फ़िलिस्तीन के समर्थन में न आता है, अगर इजराइल के समर्थन में एक तरफा अगर भारत चला जाता है, तो ऐसे में अरब देशों के साथ संबंध खराब हो सकता है और जिसका प्रतिकूल प्रभाव
वहाँ रह रहे भारतीयों पर पड़ेगा। तो इस तरह से ये भी भारत का कारण है कि इसराइल के साथ खुलकर न आना। एशिया में इसराइल का सर्वाधिक व्यापारिक साझेदार चीन है, और जैसा कि अभी पता है कि आत्मनिर्भर भारत हुआ, या फिर भारत चाह रहा है कि कहीं ना कहीं चीन को सप्रेस करे, चीन का सब्स्टिट्यूट बनकर उभरे। तो इसराइल में भारत के लिए एक अच्छा अवसर है कि चीन के सब्स्टिट्यूट बनकर उभरना, और चीन कहीं ना कहीं भारत के लिए एक थ्रेट है। चीन के साथ अच्छा इसराइल का संबंध होना भारत के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती उत्पन्न करती है। अब ईरान और इसराइल के मध्य हमेशा शत्रुता चलता रहता है। जैसा कि हमास है, हमास को ईरान जो है सो आतंकवादी संगठन नहीं मानता है। ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम से इसराइल को बहुत दिक्कत है, फिर भी जो है सो ईरान जो है सो अपना परमाणु संवर्धन कार्यक्रम जारी रखता है। और भारत जो है सो भारत का ईरान के साथ अच्छा संबंध है, क्योंकि भारत ने चाबहार पोर्ट हुआ और बहुत सारी परियोजनाएं हैं उसमें भारत ने इन्वेस्ट किया है। तो इस तरह से इसराइल का ईरान के साथ संबंध खराब होना और भारत का ईरान के साथ अच्छा संबंध होना, ऐसे में ईरान और इसराइल के मध्य जो कटुता है, इसके कारण भारत के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसमें क्या है, इसमें जो मुस्लिम देश हैं 57, ये सभी इसके सदस्य हैं। ये 1969 से ये संगठन चलता आ रहा है, और इसके साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं। इसने कुछ साल, 1-2 साल पहले जो है सो OIC के बैठक में भारत को आमंत्रित किया था। OIC ने एक एज ए गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया था। तो OIC के साथ अच्छे संबंध हैं। यद्यपि पाकिस्तान जो है सो भारत का हमेशा ये करते रहता है OIC में, लेकिन फिर भी OIC के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। लगभग 300 बिलियन US डॉलर का व्यापार होता है। 2020-21 में जो है सो 300 बिलियन US डॉलर का व्यापार हुआ है। ऐसे में इसराइल के साथ एक तरफा खड़े हो जाना OIC के साथ संबंध को बिगाड़ सकता है, और इसका कहीं ना कहीं व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। रक्षा उपकरणों का जो आयात इसराइल के साथ होता है, उसमें तीव्र वृद्धि जो देखा गया है इसराइल के साथ, इसके कारण रूस और अमेरिका को जो है सो अमेरिका से आयात कम हो गया है, जिसके कारण रूस और अमेरिका से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का, प्रतिकूल प्रतिक्रिया मिलने का एक डर बना रहता है। कश्मीर मामले में जो है सो हमेशा इसराइल जो है सो भारत के साथ खड़ा रहता है। फिर भी जो है सो एक भारत का जो विशाल आबादी जो है वो खुलकर समर्थन भारत नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत लोकतंत्र का समर्थक है। और कहीं ना कहीं जो फ़िलिस्तीन में इसराइल द्वारा होता है, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे जगहों को फ़िलिस्तीन के बहुत सारे इलाकों को इसराइल जो है सो ऐसे ही युद्ध के माध्यम से कब्जा करता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत जो है सो इस तरह का औपनिवेशिक ताकत और इस तरह के अतिक्रमण का विरोधी रहा है। तो ये भारत के समक्ष एक चुनौती है। भारत फ़िलिस्तीन को सहानुभूति देता है, ये भारत का शुरू से विशेषता रहा है। 1988 में भारत ने फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दिया। इससे पहले आपने देखा कि 1974 में PLO को मान्यता दिया था। तो इस तरह से भारत में जो है सो भारत के साथ एक समस्या है कि भारत शुरू से फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता है। तो इसराइल के साथ संबंध अच्छे करने के चक्कर में भारत फ़िलिस्तीन के साथ संबंध खराब करके OIC या अरब देशों के साथ संबंध बुरा नहीं कर सकता है। आगे की राह क्या है, तो भारत, जैसे कि अभी पता है कि भारत जो है सो UNSC में है, सिक्योरिटी काउंसिल में है। तो ऐसे में भारत की भूमिका बहुत बहुत अहम हो जाती है। ये भारत जो अभी इसराइल और फ़िलिस्तीन के मध्य जो विवाद चल रहा है, इसको सुलझाने में भारत की एक अहम भूमिका हो सकती है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, धर्मनिरपेक्षता, इन सब अपने जो भारत के जो गुण हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इस इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच मध्यस्थता और इस तरह का ये जो समस्या है, इसका कोई एक अस्थायी समाधान निकालने की तरफ ध्यान देना चाहिए। भारत एशिया में इसराइल के चीन के आयात पर निर्भरता का विकल्प बन सकता है। ये आगे की राह हो सकता है और इस दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है। भारत में मानव संसाधन की प्रचुरता है और इसराइल में तकनीक बहुत अच्छा है। इन दोनों का अगर फ्यूज़न हो, एक साथ दोनों मिल जाए, तो फिर भारत के विकास को एक नया दिशा मिल सकता है। इसराइल के साथ अच्छे अगर संबंध हैं, जैसे ये जो इसराइल है, इसराइल अमेरिका गुट का रहा है। अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन बने हैं, जो नए राष्ट्रपति, ये डेमोक्रेटिक के हैं। तो भारत के साथ अगर अच्छा ट्यूनिंग बनाना है, अगर जो बाइडेन को नरेंद्र मोदी के साथ, तो इसमें कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू जो है सो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर के रूप में भूमिका निभा सकते हैं। भारत में साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक जैसी नवीन प्रौद्योगिकी की दिशा में भी भारत जो है सो इसराइल की मदद ले सकता है। अब भारत में क्या है, भारत में जो है सो 1500 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता है, जबकि इसराइल में मात्र 265 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। फिर भी इसराइल में पानी की कोई समस्या नहीं है और भारत में इतना होने के बावजूद
भारत जो है सो भारत के बहुत बड़े बड़े शहर जो है सो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत और इजराइल के मध्य अगर जल संरक्षण को और जल प्रबंधन को लेकर कोई अच्छा टाई अप हो जाए तो इस तरह से भारत जो है सो जल संरक्षण और जल संकट की समस्या से निपट सकता है। तो दोस्तों, चूँकि वीडियो तो लंबा हो गया, लेकिन फिर भी जितना मैंने बताया है इतने से अधिक आपको भले ही कई और वीडियो हों उसमें मिलेंगे। तो इस तरह से भारत और इजराइल संबंध में इतना बहुत सफिशिएंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर अपना बहुमूल्य फीडबैक हमें दें।